आज शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को लेकर। दरअसल पीएम मोदी आज सुबह जापान पहुंच गए और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने वहां कारोबारियों के साथ एक अहम बैठक की। हम आपको बता दें, इससे पहले सुबह करीब 5 बजे पीएम का विमान टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरा, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मोदी मोदी के नारे जो हैं वो यहां पर लगे। बड़ी तादाद में भारतीय मौजूद रहे और कल प्रधानमंत्री क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। क्वाड को लेकर चीन हमेशा से असहज रहा है और इस बार भी बैठक और उसके एजेंडे पर उसकी पैनी निगाहें हैं। इस क्वाड का गठन 2007 में किया गया था। 2017 के बाद यह एक्टिव हुआ। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाना है और इन तमाम देशों को, हिंद प्रशांत क्षेत्र को चीनी दखल से बचाना है। यही वजह है कि चीन शुरुआत से ही इसको लेकर असहज है और अब जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं तो चीन की असहजता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए आप, जापान से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय पहुंचे और मोदी मोदी के नारे लगाए। जापान आए हैं, जो राम को लाए हैं वो जापान आए हैं, जो राम को लाए हैं वो जापान आए हैं, जो कसाई सजाए हैं वो जापान आए हैं, जो 370 हटाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं। मोदी जी अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी 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 हम आपको बता दें कि जापान का रेंकोजी मंदिर भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसा दावा किया जाता है कि विमान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन के बाद इसी मंदिर में उनकी अस्थियों को रखा गया था। हम आपको दिखाते हैं रेंकोजी मंदिर से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की रिपोर्ट। आजादी के मतवालों का जब भी नाम आएगा, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा, जो कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हम टोक्यो में रेंकोजी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर दशकों तक यह मान्यता रही है कि यहां नेताजी की अस्थियां हैं। मेरे पीछे देखिए, आमतौर पर आप अस्थियों को कलश में देखते हैं, लेकिन यहां पर अस्थियां एक पगोड़े में, एक स्वर्णिम पगोड़े में रखी हैं। आज यहां पर आस्था तो भारतीयों की रहती है, लेकिन क्या वो विश्वास भी रहता है कि 18 अगस्त ही वो तिथि थी जब नेताजी छोड़कर गए सबको इस दुनिया से? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है जो कि टोक्यो वो आए हैं, जापान आए हैं, लेकिन एक बार फिर यहां पर वो आएंगे नहीं। यहां पर अंतिम बार प्रधानमंत्री कौन आया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा था यहां पर इंगित है। मुझे रेंकोजी दोबारा आकर प्रसन्नता हुई, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियां सुरक्षित हैं। अपने हस्ताक्षर के साथ उन्होंने दर्ज किया। वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं और जवाहरलाल नेहरू भी हैं, जिन्होंने अपने मन का जो भक्तिभाव है, अपने जो श्रद्धा सुमन है, वो समर्पित किए थे सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी को। लेकिन इसके साथ ही जब बहुत सारी जांच शुरू हुई तो साजिश के ऐसे ऐसे कोण सामने आए जिसने बहुत सारे सवाल उठाए। रोहन जी भी हमारे साथ हैं, जो यहां पर एचएसएस, जो कि हिंदू स्वयंसेवक संघ है, उससे जुड़े हुए हैं। भारतीयों की मान्यता क्या है? जी, भारतीयों की मान्यता यह है कि ये जो अस्थियां हैं ये जापानी सैनिक इचिरो ओकुरा की है। इसके तर्क भी हैं, इसके साक्ष्य भी हैं। जी, जस्टिस मुखर्जी ने उस डॉक्टर को इंटरव्यू किया था जिसने ये डेथ सर्टिफिकेट इशू किया था। उसने खुद ने ये कहा है कि मैंने नेताजी को कभी देखा नहीं। जो डेथ सर्टिफिकेट मैंने बनाया था वो एक जापानी सैनिक के लिए बनाया था जो एक प्राकृतिक मृत्यु मरा था। जो अटल जी का कहना है वो कोई संकेत देता है? अवश्य। उन्होंने अस्थियां शब्द का इस्तेमाल न करते हुए स्मृतियां शब्द का प्रयोग किया है और बस यही हमारे भी भाव है इस मंदिर से कि हाँ, नेताजी की स्मृतियां हैं, अस्थियां किसी अन्य व्यक्ति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर न आना वो कोई संकेत?
स्पष्ट संकेत है, क्योंकि वो ऐसा कोई गलत इंफॉर्मेशन या नहीं फ्लोट करना चाहते कि ये अस्थियां नेताजी की ही हैं। न तो वो यहाँ आते हैं, नहीं 18 अगस्त को नेताजी के दिवंगत होने की तिथि मानते हैं या उसके संबंध में कोई अपना ट्रिब्यूट का मैसेज भी देते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी हो जाता है कि भारत में इस कद के नेता, आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो इंडियन नेशनल आर्मी उनकी, जिसने सदियों, अभी दशकों को और देखिए सदियों को आगे प्रेरित करते चले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर कभी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे कद के व्यक्ति जिनसे दिल से जुड़े हैं, जिनसे संवेदनाएं जुड़ी हैं पूरे हिंदुस्तान की, उन सवालों का जवाब तो चाहिए होता है। लेकिन ये जो सबसे एक प्रमुख, एक तीर्थ के तौर पर यहां पर देखा गया, वहां पर स्मृतियों के लिए आज ज्यादा याद किया जाता है और इतिहास के लिए थोड़ा सा कम। पौलमी साहा के साथ श्वेता सिंह, टोक्यो आज तक। और ये स्मृतियां नेताजी की हैं तो उन्हें नमन करना भी बनता है, क्योंकि नेताजी ने जो कुर्बानियां दी उसे देश कभी भुला नहीं सकता। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं जापान में प्रधानमंत्री के जोरदार स्वागत की विस्तृत रिपोर्ट। भारतीय वक्त के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 5 बजे जापान की टोक्यो पहुंचे। एयरपोर्ट का माहौल जो था वो ये बता रहा था कि विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू जो है वो जस का तस कायम है। जरा देखिए, और इस रिपोर्ट को देखकर भ्रमित मत होइएगा, यह हिंदी पट्टी के किसी राज्य की रिपोर्ट नहीं है, जापान की रिपोर्ट है। मोदी के नारे, समर्थकों का जोश और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री। पहली नजर देखने में यही लगेगा कि हिंदुस्तान में पीएम मोदी अपने फैंस के बीच हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जापान की राजधानी टोक्यो का एयरपोर्ट है, जहां पीएम मोदी के विमान ने आज अल सुबह लैंडिंग की और पीएम के नीचे उतरते ही ये नजारा दिखा। ये तस्वीरें हिंदुस्तान में तो सैकड़ों बार देखी और दोहराई जा चुकी हैं, लेकिन पीएम के विदेशी दौरों में भी ऐसा नजारा सबूत है इस बात का कि देश की सरजमी से दूर दुनिया के हर कोने में बसे भारतवंशी भी प्रधानमंत्री के कितने मुरीद हैं। टोक्यो में भारतीयों की इस गर्मजोशी का पीएम ने भी उतने ही जोश से जवाब दिया है। मोदी दिल खोलकर अपने लोगों से मिले, बच्चों को दुलारा, बड़ों से बात की। जापान में 40,000 भारत मूल के लोग रहते हैं और उनमें पीएम के जापान दौरे को लेकर कैसा उत्साह है, ये उसकी बानगी भर है। लोग सज धज कर तैयार होकर पहुंचे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग, क्या बच्चे क्या बड़े, सारे के सारे यहाँ पर आए हैं। इसके आगे क्या? वो रुकते हुए मिलते गए हैं आप सब। इस बार मोदी जी ने सबसे हाथ मिलाया है, इस तरफ भी गए हैं, उस तरफ भी गए हैं, छोटी बच्चों से नाम पूछा है और दिल उनसे मिलके बहुत खुश हो जाता है। पीएम ने काफी देर तक भारतवंशियों से बात की, जोश के साथ उनसे हाथ मिलाया, बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। कुछ बच्चों से पीएम ने बात भी की। जिन बच्चों से पीएम मिले उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। पीएम से मिलकर ये आप लाई थी, ये किसने स्केच किया है? मैंने। अच्छा, पीएम ने देखा? हाँ, उन्होंने देखा और उन्होंने मेरा नाम पूछा एंड फिर उन्होंने मेरे सर पर टैप किया। आशीर्वाद दिया। यस। आपका? मैंने ये बनाया है, एक पोएम है और मैंने उनका भी बनाया। हाँ। अच्छा, मैं गाऊं? हाँ, गाकर बताओ।
आज ये शुभ दिन भारत के विश्व नेता से मिलने का दिन, उगते सूरज के इस भूमि में मोदी जी के स्वागत का दिन। मोदी जी के 4 शब्द प्रेम, धैर्य और प्रोत्साहन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस भी मुल्क में जाते हैं, वहां रह रहे भारतीय मूल के लोग उत्साह के साथ उनके स्वागत के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचते हैं। और जापान में भी यही प्यार और अपनापन देखने को मिला। टोक्यो से श्वेता सिंह, आज तक। तो जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो राम को लाए हैं, ये नारे लग रहे हैं जापान के अंदर। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे तो कैसे आज बच्चों ने भी उनका स्वागत किया। अलग अलग जगह के बच्चे जो थे वो यहां पर पहुंचे। भारतीय मूल के ये बच्चे प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री ने ये देखिए तिरंगे से जुड़ी जो चीजें हैं वो उन्हें बनाकर भेंट की, उसमें मैसेजेस थे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी हस्ताक्षर करके उन्हें ये भेंट के तौर पर वापस कर दी। 3 भाषा लिख दिया। और इन तस्वीरों के बाद अब सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी श्वेता सिंह के पास, जो जापान में मौजूद है। श्वेता, 40 घंटे का यह दौरा जिसमें 1 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री, 35 सीओ से मुलाकात है, लेकिन जो तस्वीरें आपने वहां से भेजी हैं ऐसा लग रहा है कि किसी हिंदी पट्टी के राज्य की हैं, जो राम को लाए हैं, काशी को जो बनाए हैं। बड़ी उत्सुकता है प्रधानमंत्री को लेकर यहां लोगों में। देखिए, भारतीय समुदाय तो हर जगह, मुझे लगता है कि भारत के बाहर जहां भी भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री जाते हैं वो उत्साहित इसीलिए होते हैं क्योंकि अपने घरों से अगर दूर इतना रहते हैं, इससे पहले हम देखते नहीं थे कि कोई भी इतना समय निकालकर हमेशा जहां भी जिस भी देश में जा रहा हो वहां पर जाकर मुलाकात जरूर करता था भारतीय समुदाय से। आपको बता दें शुभांकर कि पहले से ये तय नहीं था कि प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को मिलेंगे और उनको संबोधित करेंगे, लेकिन इसके लिए समय निकाला गया। उन्होंने समय तय किया कि किस समय जाकर वो मुलाकात कर सकते हैं। जापान में चूंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक जो एक नजदीकियां रही हैं वो बहुत ज्यादा रही है। आपको आम लोगों में भी लोग मिल जाएंगे जो हजारों साल के रिश्तों की बात यहाँ पर कर देते हैं, तो वो चीजें रहती हैं। इसीलिए जब होटल के सामने जब उतनी संख्या में यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग दिख रहे थे, बच्चे अलग अलग तरह से तैयार होकर आए हुए दिख रहे थे, तो लोग भी गुजरते हुए मुस्कुराते हुए जाते हैं। योग देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। योग दिवस पर खासकर जो जापान के लोग हैं वो बहुत उसमें शिरकत करते हैं और स्थानीय लोग तो बहुत उत्साहित हैं जो कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आज शाम यहाँ के हिसाब से 7:30 बजे। ठीक है श्वेता, आपकी रिपोर्ट्स लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो नेताजी की स्मृतियों से जुड़ी हो या जापान के प्रधानमंत्री कवरेज को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के जापान दौरे की शुरुआत हो गई है। पीएम वहां क्वाड बैठक में शिरकत करने के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की चालबाजियों के बीच इस दौरे को खासा अहम माना जा रहा है। दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों के संगठन क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जापान में हैं। उनके 2 दिन के दौरे की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा दौरा जिसमें वो काफी कम वक्त में दुनिया के 3 अहम देशों के प्रमुखों के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे और एक ऐसी रणनीति भी बनेगी जिससे विस्तारवाद में मनमानी करते ड्रैगन के हौसले पस्त होंगे। 40 घंटे, 23 मीटिंग, 3 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात, 36 जापानी सीईओ, प्रवासी भारतीयों से बात। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले 2 दिन का वो स्केड्यूल जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। 4 शक्तिशाली देश एक मंच पर, फिर जापान पर होगी भारत की नजर। क्वाड से निकलेगा सहयोग का फॉर्मूला, क्वाड से पस्त होगा ड्रैगन, थमेगी मनमानी। 2 दिन के क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने टोक्यो पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। मोदी के पहुंचते ही जापान की राजधानी मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। पीएम मोदी करीब 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से भी उनका बातचीत करने का कार्यक्रम है।
जापान पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, टोक्यो पहुंच गया हूं। इस यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा, जिनमें क्वाड समिट, क्वाड नेताओं के साथ मुलाकात, जापानी बिजनेस लीडर से मुलाकात और जापान में रह रहे जोशीले भारतीयों के साथ संवाद शामिल हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ क्वाड बैठक के अलावा इन राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत को भी शामिल किया गया है। Apart from participating in the Quad Summit, Prime Minister would also hold bilateral meetings with the President of the US, Prime Minister of Japan, and with Prime Minister of Australia. The Prime Minister would also engage with the Japanese business community and the Indian diaspora during his stay in Tokyo. जापान भारत का भरोसेमंद दोस्त है और पीएम की यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। खासतौर पर आर्थिक ताल्लुकात और बढ़ेंगे। अगर आप द्विपक्षीय ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो उसमें जो लग रहा है देखने में अभी वो ये लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की मार्फत 2021-22 में हम लोग अपने एक्सपोर्ट को लगभग 13 से 14% बढ़ता देखेंगे जापान के प्रति। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे सरकार की, पूरे भारतीय बिजनेस की और वो भारतीय जो यहाँ रहते हैं जिन्होंने इस बिजनेस को सपोर्ट किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात पर भी सबकी निगाहें होंगी। इस बात पर जोर दिया जाएगा कि दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती प्रदान की जाए। The Prime Minister will also have a bilateral meeting with President Biden on 24th of May. The India-US relationship, as you all know, is multifaceted, has acquired momentum, is depth and is diversified. Our long-standing cooperation in diverse areas ranging from trade, defense, security, climate, education, energy, pretty much all aspects of human economic endeavor is on upward trajectory. क्वाड का एक अहम पहलू चीन पर अंकुश होगा। खुद चीन क्वाड से डरा रहता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका भी चीन की दादागिरी रोकना चाहता है। अमेरिका ने इसके लिए $40 करोड़ का फंड भी बनाया है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के रणनीतिक गठजोड़ से चीन के हौसले पस्त होंगे। भारत के लिए क्वाड मीटिंग इस लिहाज से अहम है क्योंकि अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन गाहे बगाहे हिमाकत की कोशिश करता है। पीएम का ये दौरा कुल मिलाकर भारत के सामरिक हितों के लिहाज से काफी अहम साबित होगा। टोक्यो से श्वेता सिंह, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले एम्बेसडर एसके वर्मा हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बड़ा व्यस्त कार्यक्रम उनका रहता है, तो इस बार कितना व्यस्त होने वाले हैं? इस बार भी बहुत व्यस्त हैं और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा समय को पूरी तवज्जो देते हैं और उसके हिसाब से समय का पूरा उपयोग भी करते हैं। तो इस बार जब यहाँ पर हैं तो अवश्य भारतीय कम्युनिटी जो यहाँ पर भारतवंशी हैं उनसे एक मुलाकात होगी, उनसे एक इंटरेक्शन होगा। बिजनेस से इंटरेक्शन है 2 अलग अलग फॉर्मेट में। कुछ ऐसे हैं जिसमें कि 1-on-1 बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत है और एक राउंड टेबल है जिसमें कि लगभग 35 CEOs बड़े बड़े जापानी बिजनेसेस के इकट्ठे आएंगे। 40,000 संख्या यहाँ पर भारतीयों की, लेकिन ऐसी भूमिका सबकी है जो काफी निर्णायक हो जाता है जापान के लिए। तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना, यहाँ पर मुलाकातें होना कितना उत्साह बढ़ाता है? बहुत ज्यादा। मुझको लगता है बेहतर होगा कोई अगर भारतीय कम्युनिटी का कोई सदस्य इस बारे में बात कर सके। लेकिन मुझको जो अंदर से महसूस होता है, एक उल्लास नजर आता है भारतीय कम्युनिटी में, एक उनमें थोड़ा जोश नजर आता है कि वो अपने प्रधानमंत्री को यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। उनसे उनकी बात सुनने का उनको एक अवसर मिल जाता है। जो 40,000 जो आपने बात की उसमें 12,500 ऐसे हैं जो कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, वो फाइनेंस में है, वो मैनेजमेंट में है। ये जो लोग हैं ये भारत और जापान की मित्रता को और सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। उसके अलावा एक अच्छी संख्या ऐसे लोगों की जिनका अपना बिजनेस है यहाँ पे, उनको ये बहुत अधिक उत्साहित करता है इस तरह का विजिट। और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो अवश्य ही जापान का भी एक पूरा फोकस प्रधानमंत्री
की तरफ हो जाता है और जो बोलते हैं उसकी तरफ हो जाता है। तो जनरली उनके इस तरह की उनकी यात्राओं से पारस्परिक संबंध और सुदृढ़ होता है। सांस्कृतिक तौर पर बहुत ज्यादा समानताएं हो जाती हैं दोनों संस्कृतियों में और बहुत हजारों साल पुरानी जाती है ये दोस्ती। पर आर्थिक तौर पर जिस तरह के कदम बढ़ाए गए हैं और जिस तरह से जापान की ओर से भी कई चीजें एक तरह से आश्वस्त किया गया है भारत को उन करार को लेकर, तो हम उस दिशा में अर्थव्यवस्था के हिसाब से कुछ और बेहतरी की उम्मीद? बिल्कुल। अगर आप याद करें तो 19 मार्च इस साल जब जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भारत की यात्रा जब उन्होंने की, तो दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर यह मंसूबा बनाया कि अगले 5 वर्षों में हम 5 ट्रिलियन येन का प्राइवेट, पब्लिक और फाइनेंसिंग ये सब लेकर भारत से जापान आएंगे। तो ये एक जो महत्वपूर्ण उन्होंने डिसीजन लिया है, इसका फॉलो अप तो करना अनिवार्य है और वो तो जो आर्थिक स्टेक होल्डर्स है वही करेंगे। तो इस केस में बिजनेस से जो इंटरेक्शन होता है, जो आर्थिक सेक्टर के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्शन होता है, वो बहुत एक अहम भूमिका अदा करता है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो पॉलिमी साहा के साथ श्वेता सिंह, टोक्यो आज तक। एक बड़ा खूबसूरत गाना आया था कि ये मौसम का जादू है। जादू इस लिहाज से क्योंकि मौसम का जादू कभी राहत कभी आफत लेकर आता है और आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये दोनों चीजें आई। दिल्ली और करीबी इलाकों में बीती रात से लेकर सुबह तक झमाझम बारिश हुई और इस बारिश का असर भी दो तरीके से हुआ। एक तरफ राहत मिल गई उस भीषण गर्मी से और दूसरी तरफ रास्ते भर गए और जाम लग गया। मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि 20 फ्लाइटों को दिल्ली से दूसरे शहरों में डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली में कई जगहों पर 100 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं, दीवार गिरने से कई लोग घायल हो गए हैं। सवाल यह है कि इस बारिश में दिल्ली और करीबी इलाके इस कदर डूब गए, तो अभी तो प्री मानसून की बारिश है, जब असली मानसून आएगा उस वक्त क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जो आफत आई है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि अगर प्री मानसून बारिश में हाल यह है तो मानसून में अगर यही रूप नजर आया तो फिर क्या होगा। 13 विमानों को दिल्ली से जयपुर भेजा गया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर डाइवर्ट किया गया है। 2 विमान दिल्ली से अमृतसर भेजे गए हैं। आज भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में बारिश के आसार है। 100 से ज्यादा पेड़ गिरने की खबर भी सामने आई है। आंधी से 100 से ज्यादा पेड़ जो है वो उखड़ गए हैं। बारिश के बाद उड़ानों पर भीषण असर पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली की सड़कें जो है वो मानो जाम सी हो गई हैं, क्योंकि ट्रैफिक यहां पर देखने को मिला है, जबरदस्त ट्रैफिक देखने को मिला है। सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास से दिल्ली के इलाकों में झमाझम बारिश या आंधी तूफान का जो कहर था वो शुरू हो गया था। उसके बाद आंधी तूफान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे बर्बादियों के निशान, तोड़फोड़ के निशान छोड़कर चला गया है। इन सब के बीच में ट्रैफिक डायवर्जन और ये 3 तस्वीरें देखिए। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, बारिश से जाम लग गया है, कई इलाकों में पानी भरने की खबर भी सामने आई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा पेड़ जो हैं वो इस झमाझम बारिश चलते गिर गए हैं। दूसरी तरफ बारिश से जबरदस्त जाम जो है वो देखने को मिला है और कई इलाकों में, क्योंकि निकासी की समस्या दिल्ली एनसीआर में हमेशा से रही है, जब भी यहां बारिश होती है तो दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर पानी भर जाता है, जबरदस्त भर जाता है, सड़कें तालाब बन जाती हैं, दरिया बन जाती हैं और वो हमें एक बार फिर यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए सड़कें कैसे यहां दरिया बन गई हैं, मानो जितनी दूर आपकी नजर जाएगी हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। और जो बड़ा सवाल जिसकी शुरुआत हमने इस कार्यक्रम में की थी कि अगर प्री मानसून की बारिश में यह हाल है तो जब मानसून आएगा उस वक्त क्या होगा। देखिए ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का जो ये बोर्ड है ये तकरीबन पानी में समाया हुआ है। गुड़गांव की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो यहां पानी भरा हुआ है। यही हालत कमोबेश दिल्ली और नोएडा की भी है और यह सवाल बार बार खड़ा होता है कि निकासी के इंतजाम सही तरीके से क्यों नहीं किए जाते। क्यों नहीं ऐसा होता कि जब बरसात होती तो जो पानी आता है वो बह जाता है। लेकिन इधर देखिए मोतीबाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया 100 से अधिक पेड़ हैं जो गिर गए हैं मोतीबाग में। ये देखिए गाड़ियों के ऊपर यहां पर पेड़ गिरे हैं और सारी तस्वीरें जो हैं ये दर्शा रही हैं कि मौसम राहत बनकर भी आता है, लेकिन जब मौसम आफत बनकर आता है तो उसके बाद के दृश्य कैसे होते हैं। गाड़ियां देखिए रेंग रही हैं, सड़कों पर धीमे धीमे गाड़ियां बढ़ रही हैं। ये इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि यहां नुकसान होगा। और ये तीसरी तस्वीर ट्रैफिक को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास की तस्वीरें हैं जहां पर
भीषण ट्रैफिक की समस्या से लोगों को दुचार होना पड़ा। सुबह सुबह गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं देखने को मिली और दफ्तर जाने वालों को खास तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार है और सोमवार के दिन जाम की स्थिति। ये दिल्ली की सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। लोग सुबह उठे तो लगा कि दिल्ली तो जैसे दरिया में तब्दील हो चुकी है। पानी हर तरफ भरा पड़ा था और भारी भरकम पेड़ सड़कों पर बिछे पड़े थे। मौसम विभाग पहले ही कह चुका था कि मौसम करवट लेगा, कि आंधी और बारिश ऐसी आई कि दिल्ली पर आफत टूट पड़ी। लोग किसी तरह दफ्तर के लिए निकले तो जल जमाव की पुरानी कहानी से सामना हो गया। दिल्ली में मौसम ने करवट ली तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली के अंदर जाम भी देखने को मिला। इस समय मैं दिल्ली के आईटीओ पर हूं और आप देख सकते हैं करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा आपको जाम नजर आ रहा होगा। दिल्ली में करीब ऐसे 9 पॉइंट्स हैं जहां पर इस समय इस प्रकार का ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। आईटीओ, आजादपुर मंडी, साकेत, सफदरजंग और एम्स और इसके अलावा आईटीओ, इस प्रकार की परेशानियां दिल्ली वालों को फिलहाल झेलनी पड़ी हैं। लेकिन हाँ, ये रहा जरूर है कि मौसम ने करवट ली, मौसम सुहाना हुआ, परिस्थिति बदली और फिलहाल जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में टेम्परेचर बढ़ रहा था, 49 डिग्री तक पहुंच चुका था, ऐसे में टेम्परेचर की करवट के बाद निश्चित तौर पर दिल्ली वालों को राहत मिली है। आज पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 17.2 डिग्री आज जो है वो तापमान न्यूनतम पहुंचा है, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम है। शायद इस राहत के साथ दिल्ली वाले इस ट्रैफिक को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली और करीबी इलाकों में रात से सुबह तक भारी बारिश और आंधी ने जमकर ताकत दिखाई। दिल्ली में कई जगहों पर जाम ऐसा लगा कि घंटों घंटों की देरी से लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे। काले घने बादलों ने दर्जनों फ्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली के मोती बाग में तो दीवार गिरने से कई लोग घायल हो गए। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है और इन तेज हवाओं के चलते राजधानी दिल्ली में कई घटनाएं जो है वो सामने आई हैं, जिनमें से कई लोगों के घरों के आसपास की छतें जो है वो गिरी हैं और इसके अलावा कई सड़कों पर जो है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से पेड़ जो है वो सड़कों पर गिर गए हैं, जिसके कारण जाम की लंबी लंबी कतारें दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। फायर विभाग को तकरीबन 100 से ज्यादा कॉल्स जो है वो मिली हैं, जिनमें इस तरीके के पेड़ जो है वो सड़कों पर गिरे हैं, जिसके कारण कई हिस्सों में जाम जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जामिया के अंदर, लक्ष्मी नगर, इन तमाम हिस्सों में इस तरीके की पेड़ गिरने की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली है, जिसके कारण लोगों को सड़कों पर जाम से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के आसमान पर मानसूनी बादल अभी दूर हैं, लेकिन मई की तपिश में बादलों ने भरपूर ताकत दिखा दी। दिल्ली से सवाल भी कर डाला कि जब भरपूर बरसेंगे तो क्या होगा। दिल्ली का ये नजारा सरकार से पूछ रहा है कि वक्त रहते तैयारी हो जाए, नहीं तो फिर दिल्ली डूबेगी। तो आंधी तूफान में कई लोग हैं परेशान, लेकिन हम आपको दिल्ली और आसपास के इलाके कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखना समझना आपके लिए जरूरी है। क्या तस्वीरें हैं? देखिए, दिल्ली में बारिश जो है झमाझम हुई है, आंधी झमाझम यहां पर आई है और तेज आंधी तूफान की वजह से कई पेड़ ऐसे हैं जो खड़ गए हैं। गुरुग्राम में जाम की स्थिति है। नोएडा में भी आज सुबह सुबह आंधी तूफान देखने को मिला, कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, लोग फंसे हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर अब तक गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी। लेकिन देश के कुछ इलाके हैं जहां पर बाढ़ की त्रासदी है और ऐसा ही एक प्रदेश है असम।
दरअसल बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही असम में है। घर बार, रास्ते, सब कुछ यहां डूब गए हैं। असम के 34 में से 31 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से त्राह कर रहे हैं। 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल असम में बाढ़ आती है, हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और हर साल ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर असम में बाढ़ कब रुकेगी, असम इस त्रासदी से कब बचेगा। तेज बारिश के साथ बर्बादी की बाढ़। कहीं टूटी हुई सड़कें, कहीं टूटे हुए पुल। दूर दूर तक खेतों में इतना पानी जैसे नदी यहीं से बह रही हो। ये है असम का कामपुर, जहां बेहिसाब बारिश के साथ जबरदस्त तबाही आई है। कई मकानों की बस छत ही दिखाई दे रही है। सड़क से इस इलाके का संपर्क कट चुका है, बस नाव का ही सहारा है। ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, बाकी बचे कुछ लोग भी जान जोखिम में डालकर निकलने की कोशिश में है। इस वक्त असम के कामपुर इलाके में हम लोग हैं और स्थिति अगर दिखाई, ये पूरा गांव था जो कि पानी के नीचे है। लोग यहां से घर छोड़ के बहुत पहले चले गए हैं। इन से बात की सज्जन से जिनका घर है यहाँ पर, ये घर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ पे एक गाय है जो जब तक वो रेस्क्यू नहीं कर पाते वो यहाँ से जाएंगे नहीं। ऐसे बाकी अगर दृश्य दिखाएं आपको इर्द गिर्द आप देखें तो ये घर 95% लोग छोड़कर निकल गए हैं या फिर रेस्क्यूड किए गए हैं। ये एक इलाका था जहां पे शायद हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन बाढ़ के कारण और ये भारी बरसात के कारण यहां से लोग कैसे निकल गए, ये एक खुद में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। असम के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। बाढ़ और बारिश से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 31 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 6,80,000 से ज्यादा इससे प्रभावित है। 2200 से ज्यादा गांव पानी में घिरे हैं, जिनके लिए 280 से ज्यादा रिलीफ कैंप लगाए गए। एक दिन पहले असम सरकार ने हालात का जायजा लिया। सैटेलाइट फोन के साथ नोडल ऑफिसर्स की तैनाती की गई ताकि संपर्क बना रहे और जरूरत पड़ने पर फौरन जानकारी मिल सके। सबसे प्रभावित जिला हौजाई है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सरकारी खजाने से 3 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की गई है। दीमा हसाऊ इलाके में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। यहां एयरलिफ्टिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है एज पर डायरेक्शन, जो भी सामान आता है हमें पहले से ही अलर्ट कर देते हैं। हम यहाँ पॉइंट पे रहते हैं, स्पॉट पे, और जो भी सामान आता है अभी तो कंटिन्यूअस चल रहा है। हम 2-3 दिनों से कंटिन्यूअस रिलीफ आइटम पहुंचा रहे हैं। जिस गांव में उनका डायरेक्शन होता है हम फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस गांव के लिए। हम टोटल 33 हैं, जिसमें से हम 11 मेंबर को जो है दोबोका में ड्रॉप किए हैं, जो वहां पर जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बाकी मेंबर जो 22 हैं वो हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ महिला रेस्क्यूअर भी हैं। दीमा हसाऊ में भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण, लैंडस्लाइड के कारण तथा बाढ़ के कारण कई इलाके प्रभावित हुए हैं तथा रोड तथा रेल नेटवर्क बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये इलाका बाकी असम से पूरी तरह से कटफट गया है। यहाँ पर भी हमारी एक टीम को एयरलिफ्ट करके भेजा गया है, जो कि विभिन्न तरह के राहत तथा आपदा प्रबंधन कार्यों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रहा है। नौगांव का भी यही हाल है। यहाँ 3.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। घरों में पानी भरा है, सड़कें बह गई हैं। अब नाव ही जिंदगी का सहारा है।
पानी ऐसे बहता रहेगा तो ज़रूर मुश्किल होगा जीने के लिए, और सरकार तरफ से कोई रिलीफ भी नहीं मिला, और कुछ तो यहाँ में दूसरी जगह से भाग गया। और हम लोग भी यहाँ में है, लेकिन हमारा जो कोर्ट यार्ड है इसमें सब पानी है। हाफलॉन्ग इलाके की तस्वीर देखिए। यहाँ बारिश के साथ एक बड़े इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। जमीन धंसने की वजह से कई मकान टूट चुके हैं। दीवारों में दरार है। फिलहाल लोगों के लिए समझना मुश्किल है कि आखिर इस हालात में वो कहां जाएं। गुवाहाटी से पल्लव कुमार बोरा के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। उधर पहाड़ों पर भी मौसम का मिजाज इन दिनों ठीक नहीं चल रहा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और इसमें अब तक 60 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। इसकी कई वजह है, सेहत से लेकर, लेकिन दुखद यह है कि यात्रा के दौरान 60 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तेज हवाएं, बारिश और बर्फबारी से बदहाल सड़कें, और इन सब के बीच निकलता श्रद्धालुओं का जत्था। इस बार मौसम की तमाम दुश्वारियों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं। कहीं चट्टान खिसकने से सड़कें बंद हो जाती हैं, तो कभी कभी ज्यादा भीड़ की वजह से यात्रा रोक दी जाती है। गिरते पारे की वजह से बीमार होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कम नहीं है। एक दिन पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 8 लाख लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम के लिए लाखों लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अभी तक मई महीने के लिए रजिस्ट्रेशंस के स्लॉट पूरे हो गए, लेकिन आने वाले दिनों में भी चारधाम के यात्रियों को खराब मौसम से मुकाबला करना ही होगा। मौसम विभाग ने तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। इस वजह से यात्रा मार्ग में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 मई तक उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के साथ तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में भी गिरावट आएगी। 23 और 24 मई को हवाओं की रफ्तार बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की आशंका है। आज से हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ की कपाट खुल गए। गोविंद घाट गुरुद्वारे से 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था एक दिन पहले रवाना हुआ था। कपाट खुलने से पहले तक हेमकुंड में हल्की बर्फबारी हो रही थी। कुल मिलाकर उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को खराब मौसम से निपटने की पूरी तैयारी के साथ आना होगा। चमोली से कमल नैन सिलौरी के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। अब आपको ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश हो चुकी है। बता दें, इससे में हम आपको मिलवाने वाले हैं उस शख्स से जिसने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो अपने कैमरे में कैद कर लिया। तहखाने की दीवारों और शिवलिंग के सच को अपनी आंखों से देखने वाले कैमरामैन गणेश शर्मा से हमने खास बातचीत की। ये बातचीत सुनिए आप। इस वक्त हमारे साथ गणेश शर्मा हैं। स्वागत है गणेश जी आपका। सबसे पहले तो सब लोग जानना चाहते हैं कि सचमुच वहां क्या क्या चीजें आप लोगों ने देखी, क्या क्या चीजें आपने कैद की, और उसमें सबसे अहम क्या रहा। जिस शिवलिंग की चर्चा की जा रही है, जिसे फवारा भी कहा जा रहा है, कमीशन ने काला पत्थर कहा है, आप लोगों ने जब देखा तो वो क्या है? देखिए, कमिश्नर महोदय सर्वे करने गए, जहां जहां उन्होंने कहा वहां वहां हम लोगों ने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। पूरा लगभग 5 दिन में अलग अलग सर्वे हुए, और मुझे लगता है कि हम लोग चप्पे चप्पे की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हम लोगों ने की है, और सारी चीजें रिपोर्ट में आई भी हैं, आप लोगों के पास में भी हैं कि वहाँ क्या था। हाँ, अंदर में बहुत सारी चीजें हैं
जो मीडिया में चल भी रही हैं, कहीं कहीं नहीं भी चल रही हैं। तो जो भी चीजें हैं सारी चीजें रिपोर्ट में है। आप जो भी मुझे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। ये बताइए कि सबसे ज्यादा चर्चा सबसे पहले तो शिवलिंग की इस वक्त चल रही है कि वो शिवलिंग ही है, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है। आपने तो उसकी फोटो नजदीक से जाकर क्लिक की होगी, बिल्कुल। आपने हो सकता है छुआ भी हो या ना भी छुआ हो, लेकिन आपको वो क्या दिखा? क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं? क्योंकि एक ही वीडियो आया है जिसे लोग देख रहे हैं, तो वो है क्या, किस तरह का मटेरियल है, कितना उसका व्यास होगा, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले वहां पे कोई ऐसे धार्मिक भावना वाला माहौल नहीं था और दोनों पक्ष के लोग थे। मुस्लिम पक्ष के वकील थे और एक दो और लोग थे और हिंदू पक्ष के वकील थे। तो वहां पे शिवलिंग को छूना, प्रणाम करना, हर हर महादेव करना, ये सब वर्जित था। ये आदमी कर भी नहीं सकता था क्योंकि दर्शन करने नहीं गया है, वहां पे सर्वे हो रहा है। और सर्वे में जो प्रथम दृष्टया वहां पे पत्थर निकला, एक पक्ष उन्हें फवारा कह रहा है, दूसरा पक्ष जो है शिवलिंग कह रहा है। तो दोनों के अलग अलग तर्क हैं। अब उस तर्क से सामने आएगा कि वो फवारा है या शिवलिंग है। आपने क्या देखा? जिसे लोग शिवलिंग कह रहे हैं वो काला चमकीला पत्थर है और पर्वताकार जैसा है, क्योंकि मीडिया में केवल ऊपरी 25% वो दिख रहा है, दृश्यमान है कि ऊपर से, और नीचे से मीडिया में जो वीडियो चल रहा है उससे उसका आकृति क्या है, आकार कैसा है, वो कोई भी नहीं देख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। आपने देखा होगा? हमने तो देखा है और वो वहां पे थोड़ी लाइट कम बेसी थी तो थोड़ा एक्सपोजर सेट करके ऐसा किया कि जो जज महोदय या जिसको भी उसको देखना वो प्रॉपर देख सके, नीचे कैसा है, ऊपर कैसा है। तो हमने उसको देखा है, अच्छे से देखा है। कैसा है नीचे से, जैसा अभी हमें वीडियो में दिख रहा है, आंखों से और आपके कैमरे से वो कैसा दिखता है? अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा दिख रहा है कि ऊपर जो है वैसा ही नीचे भी होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर की चौड़ाई इतनी है और नीचे जाके वो इतना करीब चौड़ा हो गया। और उस समय एक जेई महोदय वहां पे आए थे, उन्होंने फीता से नापा, तो जो फीता पूरा गोलाकार करके नापा वो 12 फीट से कुछ ज्यादा था। 12 फीट ऐसे पूरा व्यास एकदम सटा कर नापा, तो जो नीचे की चौड़ाई वो 12 फीट से ज्यादा है, गोल घेरा उसका। तो ये क्या पर्वताकार है या सिर्फ सीधा शिवलिंग? नहीं, ये पर्वताकार है। नीचे की चौड़ाई क्रमशः ज्यादा है, फिर ऊपर और कम हुई है और ऊपर और कम हुई है, ऐसा पर्वताकार है। और वो पत्थर कैसा है? काला चमकीला पत्थर है। इतने समय, काफी समय हमको लगता है वो पानी में डूबा हुआ है, पर उसकी चमक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ी सी सफाई हुई, वापस चमक रहा है। और जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्य जो काला शिवलिंग में जो मटेरियल लगा हुआ है, बिल्कुल कुछ कुछ उसके जैसा ही है। अच्छा, आपको वहां पे क्या किसी तरह का ये प्रमाण दिखा कि उसके आसपास कोई पाइप बनी हो, कोई स्ट्रक्चर बना हो जिससे कि वो फवारे का की चीज उसमें बन जाए? वहां पर एक कमिश्नर महोदय ने कहा कि अगर ये फव्वारा है तो उसको चालू करके दिखा दीजिए। तो वहां पे उपस्थित लोगों ने मना किया कि नहीं, ये नहीं चल पाएगा, खराब हो चुका है। और हम लोगों ने वहां पे लगभग सब जगह फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की है, तो पानी की सप्लाई उसमें हो रही हो ऐसा मुझे कोई दिखा नहीं, कोई साक्ष्य नहीं दिखा कि कहीं पानी की सप्लाई हो रही हो। और पानी के नीचे जो डूबा हुआ है वो वाली बात तो है ही है। अच्छा, एक चीज और लोग जान जाएंगी, जैसे ये पहले तल्ले पर मस्जिद का वजू खाना है, नीचे तहखाना है,